हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बातचीत। जो ऑल इंटरमीडिएट्स आईकॉम हो, आईए हो या आईएससी, सबके लिए 100 मार्क्स का जो हिंदी है दिग्गत वही लेकर आए हैं हम। इसमें आपको पूरे चैप्टर का लेखक से संबंधित जितना भी सबका निचोड़ निकाला गया है और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल बताएंगे, ठीक है। और आवश्यकता के अनुसार आप लोग को 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उसे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बस इतना जानते हैं बातचीत किसने लिखा है। तो आप लोग सीधी सी बात है, सब कोई जानता है भाई बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं, लेकिन बाल कृष्ण भट्ट से भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट से आएगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन उनका 20 जुलाई 1914 में हो गया था। और वो इलाहाबाद के रहने वाले थे जो उत्तर प्रदेश में है। अब चलिए इनसे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे, ऑब्जेक्टिव में आप नोट करते जाइएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम बाल कृष्ण भट्ट था, ठीक है। उनके माताजी का नाम पार्वती देवी था। क्या था उनके माताजी का नाम? पार्वती देवी। और देखिए उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी या पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? पेशे से एक व्यापारी थे, ठीक है। और देखिए बाल कृष्ण के माताजी संस्कृत में बहुत मतलब कि ऊंच ज्ञान था उनके पास, जिन्होंने अपने बेटे बाल कृष्ण भट्ट को प्रेरित किए कि आप संस्कृत पढ़ो बेटा। तो संस्कृत बाल कृष्ण भट्ट जी पढ़े, बचपन से ही पढ़े थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ा। और बाल कृष्ण भट्ट, ये भी क्वेश्चन आपको लिए आ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किसके कारण संस्कृत में अधिक रुचि मतलब जताते हैं, लगाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट अपने माता के कारण, अपने माता जी का, क्योंकि उनके माता जी जो थी पार्वती देवी वो संस्कृत में महारत हासिल की हुई थी, ठीक है। और देखिए बाल कृष्ण, अगला क्वेश्चन आ जाएगा बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब और कहाँ से दिए थे? बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एंट्रेंस की परीक्षा कब और कहाँ दी? इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा प्रयाग की जो मिशन स्कूल है, प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एग्जाम दिए। और कब दिए? ये आपको 1867 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में। एंट्रेंस की परीक्षा ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से किस मतलब क्या चीज का परीक्षा बाल कृष्ण भट्ट दिए थे? तो आप याद रखिएगा एंट्रेंस। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट कहाँ अध्यापन सर्वप्रथम किए और कब तक किए? जो बाल कृष्ण भट्ट थे उन्होंने अध्यापन भी किया था एक स्कूल से जो प्रयाग के मिशन स्कूल में है, जो मतलब प्रयाग के मिशन स्कूल है जिसमें उन्होंने अध्यापन किया। वो अध्यापन किए थे लगभग आपको 1869 से 1875 ईस्वी तक, 1869 से 1875 ईस्वी तक। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने अध्यापन कहाँ किए? अध्यापन सर्वप्रथम ये अध्यापन किए थे 1869 से 1875 ईस्वी तक किए थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ अध्यापन सर्वप्रथम किए थे, या सर्वप्रथम अध्यापन कहाँ से किए थे और कब तक किए थे, क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो प्रयाग के मिशन स्कूल में, देखिए प्रयाग के मिशन स्कूल से पढ़े भी हैं, उसमें अध्यापन भी किए हैं, जो 1869 से 1875 ईस्वी तक किए हैं, ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट विद्यालय मतलब कौन से विद्यालय या स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे हैं? तो प्रयाग के CAB स्कूल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रयाग के CAB एक मतलब कि स्कूल है जिसमें इन्होंने अध्यापक रहा है,
ठीक है, तो किस चीज़ के? तो संस्कृत का अध्यापक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रयाग के किस स्कूल में बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के अध्यापक रहे हैं? तो प्रयाग के CAB स्कूल में, ठीक है, CAB स्कूल में। और कब रहा है? तो 1885 ईस्वी में। कितने साल में भाई? 1885 ईस्वी में, बाबू याद रखना है, ठीक है, 1885 ईस्वी में रहे थे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको निचोड़ दिया जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे इसका नोट्स डाल दिया गया है, आप वहाँ से इसका नोट्स ले सकते हैं। और एक चैप्टर में जो मतलब बातचीत है, इसमें से लगभग आपको 70 या 75-80 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला गया है, जो लेखक से भी है और पाठ से भी है, ठीक है। और VVI क्वेश्चन, जिसमें से 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 80-90% जरूर कन्फर्म कि इसमें से आएगा। नहीं कुछ आएगा, कुछ तो आएगा ना। चलिए अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पाठशाला में, मतलब किस पाठशाला के इंटर कॉलेज में बालकृष्ण भट्ट को अध्यापक किया गया था, और उन्हें किस कारण मतलब उस अध्यापक वाले नौकरी को छोड़ना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा कि वो भी प्रयाग, देखिए जितने भी स्कूल का नाम आएगा ना बालकृष्ण भट्ट संबंधित, वो सभी प्रयाग से ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्रयाग से, प्रयाग राज्य जो है प्रयाग से रहेंगे। और वो प्रयाग की कायस्थ पाठशाला स्कूल एक है, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो क्या रहा है? अध्यापक रहा है। देखिए इससे आपका 2 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कारण को छोड़ के जाना पड़ा और किस कॉलेज इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापक रहा है, ठीक है। ये आप लोग सिंपली बता सकते हैं। और देखिए ये अपना नौकरी की जो अध्यापक का जो नौकरी था, ये बने थे लगभग 1888 ईस्वी में, लिख लीजिएगा 1888 ईस्वी में अध्यापक का मतलब कि अध्यापक नियुक्त किया गया था, ठीक है। और यह उग्र स्वभाव होने के कारण, इनका जो स्वभाव था उग्र स्वभाव होने के कारण ये छोड़ भी दिए नौकरी में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, बालकृष्ण भट्ट लेखन कार्य पर सबसे अधिक निर्भर कब हो गए? जो बालकृष्ण भट्ट थे वे लेखन प्रक्रिया पर सबसे अधिक निर्भर कब हो गए? तो जब उनके जो मतलब कायस्थ जो मतलब ये है ना, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज जब इसको छोड़े, तो इसको छोड़ने के बाद से वो बिल्कुल लेखन पर निर्भर हो गए। केवल लिखूंगा तो लिख रहे थे, ठीक है। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के मृत्यु के बाद कौन कौन से परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था? वे अपने पिताजी के सबसे पहले उनको एक सामना करना पड़ा, जो उनके पिताजी का जो व्यापार है उसको उन्हें संभालना पड़ा, ठीक है। और संभालने के बाद जो मतलब जो गृह होता है, गृह कलह इसमें दिया है, यानी घर की जो समस्या है उसको भी इनको देखना पड़ा। और तो और जो दूसरा इसका क्या संकट आया कि वे अपने पिताजी के घर को छोड़कर आर्थिक समस्या के कारण वह कहीं और रहते थे और आर्थिक समस्या से हमेशा लड़ते रहे, लेकिन समय के अनुसार उनका सब कुछ। लेकिन देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो साहित्य के ही समर्पित थे, न कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए उनका पहला जो उनका जो रचना है हिंदी वर्धनी सभा, कल पिछले वीडियो में बताए थे, हिंदी वर्धनी सभा यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और बालकृष्ण भट्ट क्वेश्चन से पूछता है, जब बालकृष्ण भट्ट हिंदी वर्धनी सभा किनके प्रेरणा पर लिखे हैं? तो किनके प्रेरणा पर लिखे हैं? देखिए हिंदी क्या है कि हिंदी वर्धनी है ना, हिंदी वर्धनी सभा, ये जो हिंदी वर्धनी जो सभा है इसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। और किसके प्रेरणा से लिखा है? प्रेरणा हरिश्चंद्र, प्रेरणा अब लिख सकते हैं कि हरिश्चंद्र लिख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के प्रेरणा से इन्होंने क्या लिखा? हिंदी वर्धनी सभा लिखा है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को।
देखिए उसी समय इन्होंने जो हिंदी प्रदीप नामक जो थी कहते हैं, क्या बोला जाता है, हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र इन्होंने निकाला था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। कब निकाला था? जब उस कॉलेज को छोड़े थे, इंटरमीडिएट कॉलेज को, उसी समय इन्होंने निकाला था। और इसको लगातार 33 वर्षों तक चला है। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ये ऑब्जेक्टिव में है। 33 वर्षों तक लगातार चला है। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है बालकृष्ण भट्ट जो है, वो देखिए बालकृष्ण भट्ट थे, मतलब जो निबंध लिखते थे ना, तो सामाजिक साहित्य और नैतिक राजनीतिक साहित्य लिखते थे, ठीक है। और देखिए उनका जो मतलब निबंध था, और क्या बोला, निबंध, और उनके निबंध जो थे उसमें से बहुत महत्वपूर्ण थे। 100 से ऊपर उनके बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। कितने निबंध हैं? 100 से ऊपर। उन्होंने लिखा था कितना? 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा था, जिसमें से 100 से ऊपर अधिक महत्वपूर्ण है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए उनके कुछ नाटक हैं, जैसे पद्मावत नहीं लीजिएगा, पद्मावती, और किरातार्जुनीय, बेनिसंहार, शिशुपालन इत्यादि से बहुत से इनके मतलब 1000 निबंध है। ठीक है। उनके देखिए उनके मतलब जो एक मतलब निबंध है उनका, जो दो खंडों में विभक्त है, दो खंडों में विभक्त है, और एक ही संग्रह का मतलब उद्देश्य है, जिसमें दो खंडों में विभक्त है, जो एक ही संग्रह हो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग कवि थे? तो हमेशा याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के कवि थे। और साथ ही साथ वो हिंदी के प्रारंभिक युग के भारतेंदु युग के कवि भी थे। ये भी आप लपेट सकते हैं। अब देखिए एक उनका एक क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण को कैसा साहित्य माना गया है? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा। अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रतिक्रिया समय तथा सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवक माना जाता है। और बालकृष्ण भट्ट को क्वेश्चन डालता है, बालकृष्ण भट्ट को क्या माना जाता है? तो गद्यकार माना जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग पाठ से विधियाई जो क्वेश्चन है वो पाठ से हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपको, मनुष्य को वरदानी शक्तियों के रूप में क्या मिला है? तो मनुष्य को जहाँ वरदान की बात करें वहाँ पे आपको 8 मूल के बातचीत याद कर लेना है। क्या बात कर लेना है? बातचीत याद कर लेना है, क्योंकि पाठ में जो है वो बातचीत ही है। बातचीत ऑब्लिक में वाक्य शक्ति लगा सकते हैं, वाक्य शक्ति। मनुष्य को वरदान के शक्तियों के रूप में क्या मिला है? वाक्य शक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण है। वाक्य शक्ति नहीं होगी तो बातचीत नहीं होगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, वाक्य शक्ति में क्या क्या है? तो वाक्य शक्ति में स्पीच है, और स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है, ठीक है। यानी कि जो स्पीच देने की कला है वो भी बातचीत के अंतर्गत जाता है। देखिए करत ध्वनि किसे कहा गया है? चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें आएगा करत ध्वनि कहा गया है। स्पीच देते समय जब लोग लिए ताली बजता है और सीटी बजते हैं, उसी को कर्त ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। अगला है बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, सिंपली आप जानते होंगे। और देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बातचीत क्या है या यह कौन सी रचना है? तो आप स्पष्ट बोलिएगा निबंध है। क्या है? निबंध है, निबंध से लिया गया है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है, ये क्वेश्चन है, बालकृष्ण जो भट्ट है वो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो यह स्पष्ट याद रखिएगा कि बात करने की शैली या वाक्य शक्ति की शैली या बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट हंसी के अंतिम सीमा क्या बताते हैं? जो बालकृष्ण भट्ट हैं, इस चैप्टर पढ़िए तो आपको आएगा, यह हंसी के एक अंतिम सीमा बताते हैं। वो अंतिम सीमा क्या है? व्यक्तियों की, जो व्यक्ति बात कर रहे हो तो उनके बात करते समय ओठों की फड़कना ही क्या है? मतलब कि बात करने की हंसी की अंतिम सीमा है। क्या है? हंसी की अंतिम सीमा है। अब देखिए
पाठ में कहा गया है कि बातचीत बातचीत पाठ के आधार पर स्पीच का मतलब क्या है, या बाल कृष्ण के अनुसार स्पीच का उद्देश्य क्या होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी स्पीच जब कोई बोलता है तो नॉर्मली भी बोलता है और जोश जुनून वाला भी बोलता है। तो इस पाठ के आधार पर यही मतलब बोला गया है कि स्पीच ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्तियों के अंदर जोश और जुनून एक साथ पैदा हो। जोश और जुनून क्या हो, एक साथ पैदा हो। ठीक है, इसमें जोश जुनून उत्साह कह सकते हैं आप, जोश जुनून उत्साह एक साथ पैदा हो। इसी के मतलब कि स्पीच का यही एक उद्देश्य है पाठ के अनुसार। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू बातचीत कैसा कैसा होता है। तो घरेलू बातचीत के जब बात आएगा या क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखिएगा मन को रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत कैसा है, तो मन को रमाने का ढंग है। बातचीत के अनुसार स्पीच की संजीदगी बेकार होकर धक्के कब खाती है। ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं चैप्टर में, मतलब कि PDF जो डाले हैं ना टेलीग्राम, उसमें देख लीजिएगा आप लोग, इस पाठ्य से डाले हैं। इसमें बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि स्पीच की संजीदगी बेकार होकर धक्के खाने लगती है। कब धक्के खाने लगती है, जब घरेलू बात होते हैं तब, क्योंकि उसमें कोई मतलब कि उनके अनुसार कोई मतलब रस नहीं रह जाता है। देखिए पाठ के आधार पर बातचीत जब होती है तो मज़ेदार ज़िंदगी बनाने के लिए जिस प्रकार हमको खाना पीना और चलना फिरना जैसे ज़रूरी है, मज़ेदार ज़िंदगी बनाने के लिए जैसे खाना पीना चलना फिरना ज़रूरी है, सेम उसी प्रकार वाक्य शक्ति होना या बातचीत का होना अति आवश्यक है। क्या है, अति आवश्यक है। देखिए बिल्कुल निचोड़ निकाल दिया पूरे चैप्टर से। आगे देखिएगा, बातचीत में धुआं और मवाद किसे कहा गया है। मवाद और धुआं किसे कहा गया है, हमेशा याद रखिएगा मन के मैल को, मतलब मन के बोझ को। किसको कहा गया है, मन को, बोझ को। फिर वो आगे जब किताब पढ़ेंगे उसमें कहता है बातचीत करने से भाव बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन पूछे क्या बाहर निकल जाता है, तो आप लोग डालिएगा मवाद या धुआं, और ब्रैकेट में उसको कर दीजिएगा बोझ, मन का बोझ। या क्वेश्चन आंसर में मतलब टिक मारना होता है उसमें टिक जाएगा मन का बोझ, तो मन का बोझ लगाइएगा। ठीक है, और देखिए जैसे क्वेश्चन और बहुत भी आइए, इसको याद रखिएगा। वो कौन सा इंसान है जो 16 वर्षों तक किसी भी इंसान का आवाज़ नहीं सुना था। 16 वर्षों तक किसी भी इंसान का आवाज़ नहीं सुना था। तो वो था रॉबिन्स क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जो जानवरों के बीच में रहा था, वो इंसान के कभी आवाज़ नहीं सुना था। हाँ, ये भी आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि रॉबिन्स है उसने प्रथम आवाज़ इंसान को सुनी थी, तो किस इंसान की आवाज़ सर्वप्रथम सुना था। एक फ्राइडे नाम का व्यक्ति हैं, उन्हीं का आवाज़ सबसे पहले उसने सुना था। फ्राइडे नाम के व्यक्ति हैं, उन्हीं का आवाज़ सबसे पहले उसने सुना था। और उस आवाज़ को सुनकर क्वेश्चन कर सकता है कि फ्राइडे के प्रथम बार आवाज़ सुनकर, फ्राइडे का आवाज़ सुनकर रॉबिन्स क्रूसो ने अपने अंदर क्या अनुभव किया था। तो उसने अपने अंदर अनुभव किया था कि जैसे मानो कि वह इंसानी चोला सिरे से लेकर एड़ी तक, मतलब इंसानी चोला पहन चुका है। इस प्रकार उसको इतना खुशी हुआ था, बहुत उसको बताने योग्य, मतलब उसके मन में जैसे बताने से योग्य नहीं था। देखिए मनुष्य एक क्वेश्चन करता है, मनुष्य जब तक नहीं बोलता है तब तक क्या नहीं पता चलता है। तो मनुष्य के अंदर के ज्ञान का पता नहीं चलता है, या उसके अंदर के जो ज्ञान है उसका साक्षात्कार नहीं होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। और देखिए अगला जो है, वेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य के बोलने से क्या होता है। वेन जॉनसन जो है उनके अनुसार मनुष्य को बोलने से क्या होता है, तो मनुष्य के अंदर की जो मतलब बातचीत करने की कला है, जो मतलब कि उनके रूप है, उनका साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो वेन जॉनसन किसके माध्यम से कब कहा था कि मनुष्य को बोलने से उनके रूप का साक्षात्कार होगा। तो यह भाषण के माध्यम से बोला था कि उनके बोलने का अधिकार, मतलब कि उसको मतलब बोलने का साक्षात्कार होता है, रूप जो